स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एक नई सीरीज, जिसमें कि हम सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि कोस्ट गार्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और आपका स्कोर क्या रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है उसकी लंबाई की इकाई क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या फिर जूल। तो यहां पर देखिए, समझने वाली बात क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी होती है यानी कि मीन डिस्टेंस, उसको जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई। ठीक है, और एक खगोलीय इकाई की वैल्यू क्या होती है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि जो ऑप्शन नंबर ए में आपको लाइट ईयर दिया गया है यानी कि प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में जो है एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसी को जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म यानी कि कौन से पेयर की जो है एक ही एसआई इकाइयां नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो आपको चार पेयर दिए गए हैं, गति और वेग, कार्य और ऊर्जा, बल और दबाव, विस्थापन और दूरी, तो इनमें से तीन की जो इकाइयां हैं वो समान है एसआई इकाइयां, लेकिन एक ऐसा पेयर है जिसमें कि दोनों की एसआई यूनिट जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में जो है एसआई इकाइयां अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि जो बल होता है यानी कि फोर्स, तो इसकी एसआई इकाई जो है आपको पता है न्यूटन होती है, और दबाव जो है इसकी एसआई इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, जबकि गति और वेग की एसआई इकाई समान होती है, कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई समान होती है। ठीक उसी प्रकार जो है विस्थापन और दूरी की भी एसआई यूनिट सेम होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पर देखिए काफी अच्छा सवाल दिया गया है कि संवेग का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको मोमेंटम का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जो है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, उसी को जो है उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि मोमेंटम को जो है P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि संवेग बराबर क्या हो गया, तो द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। इसके अलावा इसका एक और मात्रक होता है जो कि होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, चलिए दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेस्टबुक.com और उनकी वेबसाइट जो है उसको प्रीफर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सभी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और साथ ही जो है इनमें भी कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको टोटल 320 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि 49 जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट बुक पास को परचेज करने के दौरान जो है आप लोग हमारा कूपन कोड DP10 यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, टेक्स्ट बुक पास को परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो कूपन कोड DP10 को यूज कर लीजिएगा और टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है उसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि डायोप्टर जो है इनमें से किसकी इकाई होती है, यानी कि डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड लगातार इन तीनों एग्जाम्स में जो है रिपीट होते रहता है। तो ऑप्शंस हैं लेंस की समता, लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता या फिर जो है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को आंसर पता होगा कि डायोप्टर जो है वो आपके पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की समता की इकाई होती है। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी और डी को लेकर के। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है कैंडला, यानी कि CD, जिसको हम लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्वनि की तीव्रता की इकाई की मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका DB, यानी कि डेसिबल। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन जो है आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम में लगातार 2 बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है? ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो आई होप आपको आंसर समझ आ गया होगा कि 746 वाट को ही जो है एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति कहा जाता है। ठीक है, और अश्व शक्ति किसकी इकाई होती है? तो ये आपके पावर की इकाई होती है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहां पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि वायुमंडलीय दबाव को जो है मापने के लिए किस उपकरण को जो है प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि कौन सा डिवाइस जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। ऑप्शंस हैं लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या फिर मल्टीमीटर। तो यहां पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर जो है ये एक वायुदाब मापी यंत्र होता है, जिसकी सहायता से जो है हम लोग जो आपका एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का जो दबाव होता है उसको मापते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि विभवांतर को मापने के लिए जो है इनमें से कौन से उपकरण का प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो है उपकरण से संबंधित एक क्वेश्चन जो है हर बार नाविक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो विभवांतर को मापने के लिए पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि विभवांतर क्या होता है। ठीक है ना, तो विभवांतर किसको बोलते हैं? तो देखिए सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि एक कूलाम धनात्मक आवेश को जो है मतलब विद्युत क्षेत्र में जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उन दोनों के बीच का, ठीक है, उसी को जो है विभवांतर बोलते हैं। ठीक है ना, और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। और ये कौन सी राशि है? तो विभवांतर जो है वो आपकी एक अदिश राशि है। ठीक है ना, कौन सी राशि हो जाएगी? ये एक अदिश राशि हो जाएगी। और इसको उपकरण पूछा जा रहा है विभवांतर को मापने के लिए, तो उसको जो है वोल्ट मीटर को प्रयोग में लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ये अभी आपके एयरफोर्स एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका नेवी ट्रेड्समैन का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है कौन से उपकरण का या फिर जो है कौन से यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं लेजर, रेडार, सोनार या फिर स्कूबा। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार। ठीक है, सोनार जो होता है इसका उपयोग पानी के अंदर जो है वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और इसमें जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो जनरेट करके जो है पानी के अंदर सिग्नल भेजे जाते हैं। ठीक है, जो कि किसी वस्तु से टकरा करके जो है वापस आते हैं। ठीक है, और सोनार जो है इसी प्रोसेस के ऊपर काम करता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहां पर जो है आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि एक हवाई जहाज जो है वो 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य जो है वो 20,000 जूल हो, तो लागू किया गया बल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि फोर्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों इस बार जो है आपके नाविक एग्जाम जो हुआ था उसमें न्यूमेरिकल नहीं आए थे, लेकिन पिछले 2 बार जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो है कोस्ट गार्ड ने न्यूमेरिकल्स पूछे थे। ठीक है, तो आप लोग ये चीज याद रख लीजिएगा कि कोस्ट गार्ड जो है आपके जनरल साइंस में न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। तो यहाँ पर सिंपल सा न्यूमेरिकल है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है दूरी, ठीक है, 4000 मीटर, और साथ ही दिया हुआ है काम 20,000 जूल, और आपको निकालना है बल। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि किया गया कार्य बराबर क्या होता है? ठीक है, किया गया कार्य बराबर हम बोल सकते हैं बल गुणा दूरी। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास में क्या क्या है? तो वर्क हो जाएगा आपके पास में 20,000 जूल। ठीक है, और हमें यहाँ पर बल निकालना है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू बल मल्टीप्लाई दूरी कितनी है? 4000 मीटर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो फोर्स बराबर। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 20,000 बट्टे 4000। ठीक है, और इसको आप अगर क्रॉस करोगे तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 5, और बल को किस में व्यक्त करते हैं हम? न्यूटन में। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 न्यूटन।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और यहां पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निम्नलिखित में से किसके ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको जो है कार्य की जो परिभाषा होती है उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या आप ये बोल सकते हो कि कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, यानी कि जो डेफिनेशन है वर्क की उससे ये साफ होता है कि किसी भी वस्तु पर किया गया काम जो है वो बल और विस्थापन के ऊपर निर्भर करता है, ना कि द्रव्यमान पर। ठीक है ना, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आईसीजी में ही 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी भी तने हुए रबर बैंड के अंदर जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। एक तना हुआ जो रबर बैंड होता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है ना, और स्थितिज ऊर्जा किसको किसको बोलते हैं, तो किसी भी वस्तु की विशेष स्थिति या फिर जो है विन्यास के कारण जो उसमें संग्रहित ऊर्जा होती है ना, उसी को उस वस्तु या फिर निकाय की जो है स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पीई इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। ठीक है ना, जहां पर m जो है वो द्रव्यमान होता है, g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण, और h जो है वो हाइट यानी कि ऊंचाई होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन भी आपको शायद पता होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और अन्य ऊर्जा का एक संयोजन है, तो वो कौन सी ऊर्जा होगी। तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसका ऐड होती है, तो ये होती है आपके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि न्यूटन का जो पहला नियम है उसे इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूटन के पहले नियम की। तो न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या फिर गति की अवस्था में है तो उसकी अवस्था में जो है परिवर्तन तभी होता है जब उसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाया जाता हो। ठीक है, और वस्तुओं की ये जो प्रवृत्ति होती है ना उनके जड़त्व यानी कि इनर्शिया के कारण होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है न्यूटन के पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं जड़त्व, बल, संवेग या फिर वेग। तो ध्यान रखिएगा कि जो बल होता है, ठीक है, वो एक ऐसी सदिश राशि होती है जो कि प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, यानी कि क्या हो जाएगा, ये संयुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है एम जी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें कि सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। ठीक है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का जो है सबसे निचला हिस्सा है जिसमें कि सभी उष्ण कटिबंधीय जो परिवर्तन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप बोल सकते हो कि 6 से लेकर के 18 किलोमीटर तक जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान भी घटते जाता है, और इसी मंडल को जो है परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि जितनी भी जो मौसमी घटनाएं होती है ना वो इसी मंडल के अंदर घटित होती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो सामान्य नाम है वो क्या होगा। ठीक है, वैसे आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम में जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन लास्टली पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के पोर्शन में से होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, सिरका या फिर डिटर्जेंट पाउडर।
तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो सामान्य नाम होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.H2O। ठीक है, ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो आपको पता होगा कि जो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसका प्लास्टर करने में, खिलौने वगैरह बनाने में, और जो सजावट की सामग्री वगैरह होती है उनके लिए इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी उत्कृष्ट गैस ऐसी है जो कि हमारे वायुमंडल में देखने को नहीं मिलती। ऑप्शन है आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन या फिर जिनॉन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडोन। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझिए कि ये जो अक्रिय गैसें या फिर जो उत्कृष्ट गैसें होती है ये पीरियोडिक टेबल में कहां पर होती है। ठीक है ना, तो ये जो है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर 18वें समूह के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कहां पर पाई जाती है? तो ये आवर्त सारणी में जो है 18वें समूह में जो है उत्कृष्ट गैसें पाई जाती है। ठीक है, और आर्गन सहित गैसों की जो है ना एक श्रृंखला है, जैसे कि याद रखिएगा हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सभी जो है उत्कृष्ट गैसें हैं। ठीक है, और इसमें से अगर बात की जाए तो रेडॉन जो है ये आपको वायुमंडल में देखने को नहीं मिलती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि कोस्ट गार्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार सभी एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है ये आपको। तो क्वेश्चन है कि रॉकेट जो है वो किस संरक्षण सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, जिसके ऊपर एक रॉकेट जो है वो काम करता है। ठीक है ना, और ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? तो इसको अगर हम देखें डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो किसी भी वस्तु या फिर जो है पिंड के निकाय के लिए जो है कोई भी बाहरी बल जो है उनके ऊपर काम नहीं करता, तो पिंड का जो कुल संवेग होता है ना वो सदैव ही संरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए, यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, जहां पर m क्या हो जाएगा? तो m जो है वो पिंड का द्रव्यमान और v जो है वो पिंड का वेग हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, यानी कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस जो है वो अनेक सारी गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, और इस गैस का जो मुख्य घटक होता है ना वो मीथेन गैस होती है। ठीक है, चलिए, और इसका उपयोग कहाँ होता है प्राकृतिक गैस का? तो खाद्य निर्माण में, विद्युत वगैरह बनाने में और घरेलू गैस वगैरह में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है उसमें क्या देखने को मिलता है? तो बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। ठीक है, और जो बर्फ का घनत्व है वो पानी के घनत्व से 9% तक कम होता है। तो पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेस देन वाटर, यानी कि पानी से कम होता है। इसको आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो कि पानी पर जो है बर्फ तैर जाती है क्योंकि इसका जो घनत्व है वो पानी से कम होता है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को जो है क्या कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शंस हैं त्वरण, गति, दूरी या फिर वेग। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोगों को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो दोस्तों अगली सीरीज जो है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो सीरीज के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।